हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं EMRS TGT साइंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। और इसके पहले मैंने आपको 4th लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ पे अब तक हम जो है 70 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन अब तक क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं और इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको KVS के लिए जो जो प्रैक्टिस सेशन करवाए थे वो सब NCERT बेस्ड थे, उसको भी आप वहाँ पे देख सकते हैं EMRS TGT साइंस के लिए। तो चलिए यहाँ पे देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 3rd एंड 4th। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल यानी PT के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप ये समझ पाएंगे सबसे पहले कि ग्रुप 3rd में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसके बाद ग्रुप 4th में कौन कौन से एलिमेंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आप पता लगा सकते हैं कि इसका क्या क्या ऑक्साइड होता है और उसका क्या नेचर होता है। तो देखिए, इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से तैयार होना चाहिए। और हाँ, आप जो है पीरियोडिक टेबल को पूरा जो है अच्छे से लर्न करके रखिए। आपको पता ही होगा उसके लिए इतने सारे ट्रिक्स बने हुए हैं। उस ट्रिक्स से आपको जो है यहाँ पे देखिए, इधर जो होता है हमारा एक ग्रुप होता है एल्कली मेटल का, ये होता है एल्कली अर्थ मेटल का। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट यानी D ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। इस तरह से इस साइड में आपको दिखता है, राइट साइड में आपको P ब्लॉक एलिमेंट, क्या दिखते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे ये जो होता है हमारा एल्कली मेटल, ये है फर्स्ट ग्रुप, एल्कली अर्थ मेटल ये है हमारा सेकेंड ग्रुप। उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं P ब्लॉक पे। यहाँ पे हमारा थर्ड ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप, इस तरह से यहाँ पे होता है। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ग्रुप 13 एंड 14, एक सेकेंड, ग्रुप 3rd एंड 4th। तो देखिए, ये तो हमारा फर्स्ट है, ये है हमारा ग्रुप फर्स्ट, ये है सेकेंड, ग्रुप 3rd ये है, ग्रुप 4th ये है। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ, वहां से आपको अच्छे से ये पता चल जाएगा और वहां पे ही मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बता दूंगी किस तरह से उसको आप लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया, ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकेंड ग्रुप, ये है हमारा 3rd ग्रुप, ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, इस तरह से ये हमारे ग्रुप्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपसे 3rd ग्रुप और 4th ग्रुप पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और इसको तो छोड़ दीजिए, इसका मैं आपको नॉमेनक्लेचर बाद में बताऊंगी कि वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो इसको छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम बोलते हैं हा ली ना करब सफर, हाली ना करब सफर। सेकंड क्या है, बेटा मागे कार सर बाप रगड़े। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला, बहुत लोग बोलते हैं बैगन आलू गाजर इनको तौलो, जैसे भी करके आपको याद हो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, कसी जींस सीना पड़ेगा, कसी जींस सीना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। उसके बाद ओस से टीपो, ओस से टीपो। उसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और यहाँ पे जो हमारा 8th ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, ही मैन ने अर्ज कर जेनी को रोना, रोना सिखाया। तो सिखाया से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, रोना, ही मैन ने अर्ज कर जेनी को रोना सिखाया, इस तरह से हम बोलते हैं, सिखाया से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो और यहाँ पे देखिए, जो D ब्लॉक एलिमेंट है इसको आप कैसे याद रखेंगे, साइंस टीचर विपिन कृपलानी, मन फेकोनी कुजन, मन फेकोनी कुजन, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। उसके बाद देखिए, ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी। तो इस तरह से इसको आप लर्न कर सकते हैं। जो हमारा ये ग्रुप है लेंथेनाइट एक्टिनाइट, इसका भी ट्रिक है, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हम आपको बता सकते हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो इसको
एक अलग वीडियो में भी हम आपको बता सकते हैं, या फिर जितना बताए हैं इससे आपका काम हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो है 13 ग्रुप और 14 ग्रुप, यानी थर्ड और फोर्थ ग्रुप जो है, तो इनमें क्या, इनका जो ऑक्साइड होता है इनमें क्या कॉमन होता है। तो हम चलिए अब आपको बताते हैं ऑक्साइड क्या क्या होते हैं, किस तरह से उसको आप पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं, या फिर उनका नेचर कैसा है। तो देखिए अब यहाँ पे आता है जो ऑक्साइड होता है वो कई तरह के होते हैं। कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं और कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, याद रखना, यहाँ पे आप ट्रिक याद रखना, मोब, क्या याद रखेंगे, मोब, 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 इससे आप क्या देखेंगे, मोब यानी MO, MO से क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। मोब से क्या याद रखेंगे आप, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और देखिए जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। यानी आप इसका जो है अपोजिट कर देना यहाँ पे, यानी मोब मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, तो आप उल्टा क्या कर देंगे, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। अब आप ऐसे ही देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया मेटल क्या क्या होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, ये सब। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, मेटल हो गए। यानी जो मेटेलिक ऑक्साइड हो गए वो क्या हो गए, ये बेसिक नेचर के होते हैं। और यहाँ पे देखिए सल्फर, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, ये सब क्या है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, यानी एसिडिक नेचर के होते हैं। तो उसके बाद देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड क्या क्या होते हैं, तो इसका डायरेक्ट एग्जांपल आप याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और यहाँ पे वाटर, ये क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। तो इनको आप याद रखना। कभी कभी आपसे जो है डायरेक्टली पूछ लेगा कि बताइए इनमें से न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको एनसीईआरटी में ये 3 मिलेंगे। तो इसको जो है अपने एकदम दिमाग में रखना हमेशा। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या क्या होते हैं, CO, H2O, NO। और इसको तो आप ऐसे ही पहचान लेंगे। अगर आपको मेटल दिख जाए, मेटल के साथ में ऑक्साइड दिख जाए, तो आप समझ जाना ये बेसिक होगा। अगर नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन दिख जाए तो आप समझ जाएंगे ये एसिडिक होगा। अब देखिए जो आपसे पूछा गया है थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप में क्या कॉमन है, तो याद रखना उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, एम्फो मीन्स क्या होता है, बोथ, यानी जो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और जो बेसिक नेचर भी शो करते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखिए इसको आप कैसे लर्न करेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, उसको भी हम आपको बताते हैं। तो इसको आप लर्न करेंगे एम्फोटेरिक को, जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग, इतना ही याद रखो, इससे काम हो जाएगा। जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, इस तरह से है। मतलब आप याद करने के लिए लिख सकते हो, अगर लिख रहे हो कि जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, इस तरह से। तो जनाबे, जेडन, जेडन से क्या हो जाएगा, ZnO, ZnO, जिंक ऑक्साइड। Al से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Pb से क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड। Sn से क्या होगा, टिन ऑक्साइड, यानी यहाँ पे SnO2। इसको भी आप जो है लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जो है एम्फोटेरिक को डायरेक्ट याद रखो, आपसे पूछा जा सकता है तो आप क्या बोलेंगे, जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो इस तरह से ये आप जो है लर्न कर सकते हैं। न्यूट्रल को डायरेक्ट याद कर लेना, 3 ही एग्जाम्पल है। बाकी इसको कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप फ्रेंड्स, अब देखिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डिस्कशन, पीरियोडिक टेबल बताया, फिर ऑक्साइड बताया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। तो यहाँ हमारा मकसद ये नहीं है कि हमको फटाफट क्वेश्चन को खत्म करना है। मैं आपको क्या कर सकती हूँ, क्वेश्चन पढ़ूँ, आंसर बताऊँ, आगे बढ़ जाऊँ। ऐसे तो हम एक वीडियो में 100 क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आई होप इस तरह से जो एक्सप्लेनेशन है कि हमसे ऑक्साइड के बारे में पूछा गया, अब मैंने आपको ऑक्साइड से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है और कौन कौन से क्या होते हैं, सब कुछ बता दिया कि आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं, सब कुछ। तो मैंने आपको बताया मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड में 3 एग्जाम्पल याद रखना है, CO, H2O, NO। एम्फोटेरिक में जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। इतना ही तो बताया, तब एकदम मस्त है। तो चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसपे अभी हम इतना देर डिस्कस किए हैं। तो क्या है, व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप थर्ड एंड फोर्थ, क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक यानी बेसिक एंड एसिडिक, जो कि दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, बेसिक और एसिडिक, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में मैंने आपको क्या क्या बताया, जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CH3CH2OH यानी एथिल एल्कोहल रिएक्ट विथ O2 यानी ऑक्सीजन। जब यहाँ पे एथिल एल्कोहल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CH3CH2OH रिएक्ट विथ O2। तो देखिए जब आप जो है CH2H5OH का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, यानी जब इसको O2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस कुछ हीट एनर्जी भी यहाँ पे फॉर्म होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। जो एथिल एल्कोहल है ये जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, यानी जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, तब यहाँ पे CO2 H2O और हीट जो है बनता है। तो क्या हो जाएगा, CO2 H2O हीट एंड लाइट, ये वाला ऑप्शन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। क्या होगा, CH2 H2O हीट एंड लाइट। यहाँ पे केवल लाइट नहीं होगा, हीट एंड लाइट दोनों होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, Which of the following is the most electronegative element in the periodic table। अभी हमने आपको पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया, तो हमने आपको क्या बताया, जो ये फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, तो इसमें आप देखेंगे जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। यानी आप देखेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में, अभी जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, तो उसमें से जो हमारा फ्लोरीन होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखना, जो फ्लोरीन होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलिए या फिर बोलिए लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, फ्रांसियम, F और फ्रांसियम। अब देखिए मैं ये आपको किस बेस पे बता रही हूँ ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने क्या है, पीरियोडिक टेबल है, कुछ इस तरह से होता है ये। तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट EN इंक्रीज होती है। जब आप पीरियोडिक टेबल में इस साइड जाते जाएंगे तो 8 ग्रुप को तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो क्या है, इनर्ट गैसेस हैं। तो लास्ट ग्रुप क्या आता है, ये वाला आता है ना, 17th वाला, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पे है फ्लोरीन। और आप देखेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू डाउन जाएंगे, यानी टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो मैंने आपको अभी एक ट्रिक क्या बताया, हाली ना करब सफर, तो फर यानी फ्रांसियम सबसे नीचे आता है। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो सबसे नीचे जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, यानी ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना, जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो फ्रांसियम है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कह सकते हैं। दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टिव बातें हैं ना, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स, एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो एलिमेंट राइट साइड में है, ये हो गया, ये D ब्लॉक के एलिमेंट, ये P ब्लॉक के, तो ये है हमारा राइट साइड, ये है लेफ्ट। तो जो राइट साइड में होते हैं एलिमेंट वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो देखिए जो राइट साइड में होते हैं यहाँ ये होते हैं सारे हमारे नॉन मेटल, जो यहाँ ये 2 ग्रुप में होते हैं वो होते हैं मेटल्स। जो ये D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। सेमी मेटल क्या होते हैं, आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, चलिए मैं एक बार दोबारा से आपको पीरियोडिक, तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा पीरियोडिक टेबल। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको क्या बताया, जो इस साइड ये है हमारा, ये क्या है, नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल। ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल, ये क्या है, मेटल्स।
और जो नॉन मेटल है आप यहाँ पे देखेंगे कुछ एलिमेंट को अलग कलर से दिखाया गया है। ये जो यहाँ पे ये सारे हैं ये क्या हैं, ये हैं हमारे सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स को ही हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड। क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड। इनको आप कैसे याद रखेंगे इसका भी चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा मेटेलॉइड है तो आप इजीली वहां से आंसर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे सेमी मेटल्स के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं ये देखिए, अभी मैंने आपको दिखाई दिया पर उसको कैसे लर्न करेंगे ये देखना है। ये हो गया हमारा, ये सारे के सारे क्या हो गए, मेटेलॉइड। क्या हो गए, मेटेलॉइड। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बाबा सिंह जी, बाबा सिंह जी असली साबुन तेल पोतते हैं। पोतना यानी लगाना बोल सकते हैं, तो चाहे ऐसे याद कर लीजिए या फिर बबली सीता गीता ऐश्वर्या सब टीपो, इस तरह से भी याद कर लीजिए, बबली सीता गीता ऐश्वर्या सब टीपो। या फिर बाबा सिंह जी असली साबुन तेल पोतते हैं। जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको लर्न हो जाए उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया बताइए इनमें से कौन सा मेटेलॉइड है, तो आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो इजीली वहां पे इसको कर पाएंगे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो क्या है, एक सेकेंड, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। देखिए इसी तरह से आप लोग भी मार्क कर लेना एग्जाम में, अगर इनकरेक्ट करेक्ट जो भी पूछे, क्योंकि इससे ना कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। इनकरेक्ट बताना है तो देखिए, कंजर्वेशन लॉ डीप कनेक्शन विथ सिमेट्रीज ऑफ नेचर, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज वीकेस्ट एमंग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो देखिए अभी इस बेस पे हमने कल भी, मतलब कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था। क्या था वहां पे, मैंने आपको बताया था जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से तो वीक होता है, लेकिन जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, यानी ये वीकेस्ट नहीं होता है। और हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा कि जो यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या होता है, वो वीकेस्ट नहीं होता है। सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। सभी फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट होता है पूरे यूनिवर्स में। इस पॉइंट को आप याद रखना। तो क्या हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट में हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा। थर्ड देख लीजिए क्या है, अ कंजर्वेशन लॉ इज हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, सही है। इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस मास गेट कन्वर्टेड टू एनर्जी और वाइस वर्सा, यानी वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया, तो ये भी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। इस बेस पे अभी हमने कल भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इन। तो मैंने आपको बताया था जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे वो होते हैं अनसैचुरेटेड और होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड यानी जहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखिए प्रोपीन, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, इन। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, आइन। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, एन। तो जहाँ पे इन, जो इन है इसका फॉर्मूला क्या, तो जो एन है इसका हमने आपको क्या बताया था, CnH2n+2। जो इन होता है इसका फॉर्मूला क्या बताया था, CnH2n। जो आइन है इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोपीन, इन पूछा है आपसे, इन यानी ये वाला केस हो गया, इन यानी ये वाला केस हो गया। तो इन में आप ढूंढ लीजिए क्या होगा, जो इस फॉर्मूले पे फिट हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए C2H4, एन की जगह पे क्या रखेंगे 2 और यहाँ पे रखेंगे 2n, यानी 2 2 जा 4, तो C2H4 यानी ये हमारा क्या है, सही है। अब देखिए C3H4 में देखिए n की जगह पे 3 रखेंगे, H2n यानी 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 3 है और 6 है, 3 है और 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ पे
ये भी सही है। अभी देखते हैं। और यहाँ पे देखिए CnH2 C2H2, तो C2H2 क्या हो गया, ये किस फॉर्मूले पे फिट हो रहा है, यहाँ पे, यानी N की जगह पे 2 रखेंगे और यहाँ पे जब 2 रखेंगे 2 दूनी 4 होगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, यानी C2H2। तो ये तो हो गया हमारा प्रोपाइन आइन हो गया। और ये C3H4 तो किसी भी फॉर्मूले में फिट हो नहीं रहा, तो ये तो हमारा हो गया गलत। अब यहाँ पे देखिए C2H4 और C3H6, तो यहाँ पे हो गया कन्फ्यूजन इस बात का कि हमसे प्रोपीन पूछा है। क्या पूछा है? प्रोपीन। तो प्रोपीन का जो होता है वो होता है CnH2n। तो n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे दोनों ही सही है। तो आप जो है हो सकता है थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है कि मतलब 2 ऑप्शन सही हैं। तो इसको आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से इसको हम मतलब देखते हैं। जब आपके प्रैक्टिस में ये आ जाएगा तो आपको इतना बड़ा सोचना नहीं पड़ेगा। वो तो मैं आपको समझाने के लिए ये सब इतना भारी भरकम बता रही हूँ, आप इजिली इसको देख के भी एलिमिनेट कर लेंगे। आपके दिमाग में जब फार्मूला होगा, अच्छा मतलब जो है एल्केन में CnH2n+2 होता है और इन में यानी एल्कीन में CnH2n होता है, आइन में CnH2n-2 होता है, तो आप इजिली वैसे ही एलिमिनेट इसको कर पाएंगे। तो देखिए C2H4 भी हो जाएगा, C3H6 भी यहाँ पे होगा। तो शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा, तो इसको आप जो है याद कर लेना कि मतलब इसको कैसे निकालते हैं। कल भी मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवाया हुआ था। अगर यहाँ पे ये N पूछा होता, जैसे यहाँ हिंदी में है प्रोपएन, अगर N भी होता तो CnH2n+2 हो जाता, यानी C2H6 हो जाता। तो ये C2H6 भी ऐसा कुछ नहीं है, या फिर हो सकता है यहाँ C2H6 हो। जाने दीजिए, आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसको छोड़ दीजिए। आपको कैसे इसको करना है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे प्रोपीन पूछा है तो इन में C2H4 भी होगा, C3H6 भी होगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है CnH2n। अगर हम n की जगह पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो दोनों ही यहाँ पे सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 सेकेंड। अ हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। अभी हमने आपको समझाया ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, आइन में। किस में होता है, आइन में। तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। क्या हो जाएगा, एल्काइन। तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज सेम वैलेंसी एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपको यहाँ पे ऐसा एलिमेंट बताना है जिसकी वैलेंसी भी सेम हो, यानी जितनी उसकी वैलेंसी है उतना ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और ये वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 और 5। क्या होता है, 2 और 5। बात करते हैं सल्फर की, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है 2 8 6, ये होता है हमारा 7। और बात करते हैं कार्बन की, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन 2 4। और ऑक्सीजन की बात करें तो ये 8 होता है, यानी 2 6। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल यानी ये आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम बात करें नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो हो जाएगा 5, सल्फर में कितने हैं 6, कार्बन में कितने हैं 4, ऑक्सीजन में कितने हैं 6। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी एलिमेंट का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या है ये आपको देखना है। तो वैलेंसी क्या होता है कि मतलब किसी भी एलिमेंट के
ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यानी जैसे आप देखिए, मैंने आपको कल क्या बताया था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। सभी एलिमेंट की ये ख्वाहिश होती है। तो जो नाइट्रोजन है हमारा, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसको, इसकी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। क्या होगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा, तो 5 + 3 8 हो जाएंगे। यानी जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसी तरह से सल्फर की बात करें तो इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, यानी यहाँ भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बात करें कार्बन की, तो यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 ही और चाहिए। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और 4 ही और चाहिए ताकि इसकी जो है ऑक्टेट पूरी हो जाए। तो देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है, सेम वैलेंसी एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है, तो वो है हमारा कार्बन। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 ही इसकी वैलेंसी है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है। तो आप कुछ, अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो होगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए कि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जितने की आवश्यकता है वो हो जाएगी वैलेंसी। क्या हो जाएगी, वैलेंसी। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखिए कल के लेक्चर में हमने आपको क्या बताया हुआ था, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, वो कैसे फॉर्म होता है, उसको कैसे आप पहचान सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, सब कुछ हमने आपको बताया था। और आज यहाँ पे देखिए हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के लिए, तो इसके नाम से तो स्पष्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी वहां पे हाइड्रोजन तो बॉन्ड बनाएगा, यानी हाइड्रोजन मस्ट है। अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो याद रखना फोन के साथ में। फोन यानी फोन, ये सब क्या है, ये है हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। यही 3 होते हैं मोस्टली केस में, तो आप डायरेक्ट याद रखना फोन से। तो यानी जब भी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो फोन के साथ में, यानी FON के साथ में, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और एक क्राइटेरिया यहाँ पे और एक है कि इनकी साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए स्मॉल साइज इनकी होती है, तो यहाँ पे यानी हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी फोन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया होगा। तो यहाँ पे है ऑक्सीजन, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए जो क्लोरीन होता है, सल्फर होता है, आयोडीन होता है, इसकी साइज क्या होती है, लार्ज होती है। क्या होती है, लार्ज होती है। तो इसको जो है आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे जो H2O होता है, यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गामा रेज। यहाँ पे आपको गामा रेज की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है ये बतानी है। देखिए, द गामा रेज कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। गामा रेज कैन आल्सो बी ट्रेवल वाया थिक कंक्रीट एंड थिन लेड। दे प्रोड्यूस बाय द हॉटेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, यानी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखना जो गामा रेज होता है, यहाँ पे ये जो तीनों हैं ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो है यहाँ पे नॉट अ प्रॉपर्टी, इसको आप कह सकते हैं कि इनकरेक्ट आपसे पूछना जा रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो याद रखना यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, यानी दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। यहाँ पे नॉट बोल दिया, इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बर्न विथ अ येलो फ्लेम इमिटिंग अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। ये क्वेश्चन कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कुछ होते हैं अनसैचुरेटेड, कुछ होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड है जो कि क्लीन, मतलब वहां पे कोई भी स्मोक वगैरह निकलता नहीं, वो क्लीन होके आराम से बर्न हो जाता है, यहाँ पे कोई भी स्मोकिंग नहीं होती। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है और जब ये बर्न होते हैं तो यहाँ पे येलो फ्लेम के साथ में ये बर्न होते हैं। तो देखिए कल तो था डायरेक्ट पूछा था कि अनसैचुरेटेड होगा या फिर सैचुरेटेड होगा, आज क्या हुआ इसी का एग्जाम्पल दे दिया है। यहाँ पे क्या है, ये मतलब डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो देख लीजिए क्या हो सकता है यहाँ पे प्रोपेन, एन क्या होता है सैचुरेटेड होता है तो ये तो होगा नहीं। इथेन, इथेन, एन, एन क्या हो गया, ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी होता है सैचुरेटेड। अब यहाँ पे बात करिए ब्यूटेन, ब्यूटेन में भी एन लग गया, एन, एन भी क्या होता है सैचुरेटेड। तो यानी ये तीनों हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा प्रोपीन। क्या हुआ, प्रोपीन। तो याद रखना प्रोपीन। अगर मान लीजिए प्रोपीन की जगह आपको प्रोपाइन दिया होता तो भी हमारा राइट होता, क्योंकि अनसैचुरेटेड में दोनों आते हैं, इन और आइन। और बाकी के क्या है, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, कुछ भी देता एन, एन क्या होते हैं सैचुरेटेड। तो ये भी आपको समझ आई गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर। यानी हम जो है अगर जल के अंदर यानी पानी के अंदर अगर हम साउंड को मेजर करना चाहें तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, जो साइंस हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं अगर वो हमको नहीं भी पता हो। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर। वाटर, वाटर के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, हाइड्रो। क्या यूज करते हैं, हाइड्रो। और साउंड के लिए फोन, तो इजी हो गया हाइड्रोफोन। यानी जल के गहराई में जाकर अगर हमको साउंड मापना हो तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोन। अब देखिए हाइग्रोस्कोप क्या है और हिप्सोमीटर क्या है, मैथमीटर क्या है, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किससे क्या मेजर किया जाता है। उसके लिए हम आपको एक लिस्ट दिखाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोफोन क्या है, मेजर साउंड अंडर द वाटर, यानी जल की गहराई में साउंड को मापता है। हाइड्रोस्कोप, अब देखिए जहां भी स्कोप वर्ड आए, स्कोप, स्कोप यानी सी, यानी देखना, देखने से रिलेटेड बात होगा यहाँ पे। जैसे हमारा होता है ना माइक्रोस्कोप, स्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिससे हम, माइक्रो क्या होता है बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें, स्कोप यानी देखना, यानी जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं वो होता है हमारा माइक्रोस्कोप। उसी तरह से हाइड्रोस्कोप तो क्या है, हाइड्रो यानी पानी, स्कोप यानी देखना, तो क्या हो जाएगा, टू सी ऑब्जेक्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे पानी के अंदर में कुछ देखना हो तो हाइड्रोस्कोप, और पानी के अंदर साउंड को मापना हो तो हाइड्रोफोन। अब देखिए हिप्सोमीटर क्या है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर देख लीजिए हिप्सोमीटर डिटरमाइंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मैथमीटर भी क्या है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू स्पीड ऑफ साउंड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिए ओडोमीटर क्या है, मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आप जो है लर्न कर लीजिए। उसके बाद क्या है, ओम मीटर क्या है, ये तो हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उसके बाद ओडोमीटर क्या है, मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल, यानी जो गाड़ियां चलती हैं वो कितना डिस्टेंस तय की हैं उसको मापने के लिए ओडोमीटर जो है लगाया जाता है उनमें। और ये आप जो है छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर पढ़ लीजिए निफेलोमीटर क्या है, मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए ये आपको समझ आई गया क्या है, यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एटॉमिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डिफर फ्रॉम द अदर थ्री, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी एटॉमिसिटी जो है अलग है, यानी यहाँ पे 3 की सेम है, 1 की अलग है, वही आपको बतानी है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको KVS TGT साइंस 2023 अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। उसमें जो है कॉम्प्लेक्स आपको बना के दे दिया गया था, मुझे अभी याद नहीं है, क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आएंगे, उस क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे कि वहां पे भी मतलब एटॉमिसिटी पूछी गई थी। तो एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है, ये हम आपको बताते हैं।
तो देखिए एटॉमिसिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम आपको एक कंपाउंड दे देते हैं H2SO4। क्या है? H2SO4। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम यानी कितने एटम प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। ये क्या है? हमारा एक प्रकार का मॉलिक्यूल। H2SO4 क्या हो गया? मॉलिक्यूल। अब इसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो होता है हमारा एटॉमिसिटी। क्या होता है? एटॉमिसिटी। तो देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 2, यानी 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 सल्फर हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो 4 + 1 + 2, 4 1 5 2 7, यानी यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। या जो Cl होता है आपको याद करना होगा, जो क्लोरीन होता है इसको हम हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, यानी Cl2। उसी तरह से नाइट्रोजन जो है N2, ऑक्सीजन जो है O2। लेकिन आप देखेंगे ओजोन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3, यानी यहाँ पे इसके एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं। और क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट है। जैसे हम देखते हैं ना, नाइट्रोजन को ऐसे दिखाते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट हैं। तो आपको एटॉमिसिटी समझ में आया कि मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो होता है हमारा एटॉमिसिटी। तो अब आपको हम यहाँ पे कितना भी बड़ा कंपाउंड दे दें, जैसे K2SO4 प्लस एक सेकेंड, प्लस नहीं होगा, K2SO4 डॉट Cl2 K2SO4 SO2SO4 कुछ भी मतलब इस तरह से दे देंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 2 हो गया पोटेशियम, 1 हो गया सल्फर, 4 हो गया ऑक्सीजन, और उसके बाद यहाँ पे 1 सल्फर, 2 ऑक्सीजन, 2 1 3 हो गया, और यहाँ पे 4 है, यानी ये 4 बार है तो 4 × 12। तो इस तरह से इसको जो है आप ऐड कर लेंगे। वैसे इतना बड़ा पूछेगा नहीं, कुछ इसी तरह से KBS में भी पूछा गया तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी पूछे, आपको क्या करना है? बस नंबर ऑफ एटम काउंट कर लेना, उसको ऐड करके बता देना है। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। सबसे इजी क्वेश्चन है आज का ये, कि मतलब जो मीथेन होता है उसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। मीथेन का फॉर्मूला सबको पता है CH4। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी हमने आपको बताया वो क्या फॉर्म करते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर, तो हमने आपको क्या बताया? जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो, जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। अब आप देखिए ये Cu क्या इसमें से है? Cu कॉपर नहीं है, इसको कट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ भी Cu है, इसको भी कट कर दीजिए। मोर देन वन ऑफ द एबव हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा, तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम और जिंक। देखिए जिंक भी है, एल्यूमिनियम भी है, जिंक भी है, एल्यूमिनियम भी है, यहाँ भी एल्यूमिनियम भी है, जिंक भी है, यानी जनाबे अली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जहां पे आपको ये मिल जाए वो हो जाएगा हमारा एम्फोटेरिक। तो ये हमारा क्या हो गया? एम्फोटेरिक। सिंपल हो गया ना। इसी वजह से हम आपको ये ट्रिक्स बताते हैं कि इस तरह से आप क्वेश्चन कितना इजीली कर सकते हो। अगर आप ऐसे रट्टा लगाएंगे Al2O3 ZnO SnO2, ये हो गया हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो ऐसे याद होगा। अगर मान लीजिए 1-2 दिन के लिए याद हो भी गया, 2 दिन बाद फिर से भूल जाएगा। लेकिन जब आप इस तरह से ट्रिक्स के थ्रू कुछ याद कर लेते हैं तो वो काफी टाइम के लिए परमानेंटली दिमाग में फिट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन 1817 हु पॉइंटेड आउट दैट मेनी ऑफ द नोन एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड बाय देयर सिमिलैरिटीज इनटू ग्रुप ऑफ 3 नोन एज ट्रायड। तो ये मतलब किसने ये बोला था? कौन से साइंटिस्ट ने? तो ये है जॉन डॉवेनियर। कौन है? जॉन डॉवेनियर। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जितने साइंटिस्ट हैं यहाँ पे ये सबके सब पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हैं। यानी जब शुरू में एलिमेंट की खोज होना शुरू हुआ
तो ये मतलब देखा गया कि किस तरह से उसको हम अरेंज कर सकते हैं एक फॉर्म में। तो सब लोगों ने अपनी अलग अलग थियरी दी और सबका स्टेटमेंट क्या है, सब लोगों ने किस बेस पे उस पीरियोडिक टेबल को बनाया, ये आपसे जो है पूछा जाता है। तो उसी में से एक साइंटिस्ट थे जॉन डोवेनियर, जिन्होंने ट्रायड के रूप में बताया, और हेनरी मोजले हैं, उन्होंने अपना अलग कंसेप्ट बताया, न्यूलैंड ने अपना अलग बताया। तो सबके बारे में अभी देख लेते हैं किसने क्या क्या बोला था। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू मोजलेज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एलिमेंट्स आर अरेंज इन टेबुलर फॉर्म बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस इतना याद रखना है, जो मोजले थे इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था, और ये क्या, इन्होंने किस बेस पे वो टेबुलर फॉर्म बनाया था, तो वो बेस्ड था एटॉमिक नंबर पे। किस पे? एटॉमिक नंबर पे। किस पे? एटॉमिक नंबर पे। तो आप इतना याद रखना, और ये याद रखना इन्होंने क्या बोला था, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, इन्होंने क्या बोला, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। उसके बाद देखिए न्यूलैंड ने क्या बोला था, इन्होंने जो है एलिमेंट को अरेंज किया था किस फॉर्म में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी इन्होंने जब तत्वों को यानी एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश किया, तो इन्होंने जो है उसको एटॉमिक मास के बेस पे क्या किया, अरेंज किया। और इन्होंने क्या बताया, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एथ एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी जो 8वां एलिमेंट होगा पीरियोडिक ग्रुप में, वो पहले एलिमेंट से कैसे होगा, सिमिलर होगा। कैसा होगा, सिमिलर होगा। तो इसकी बात किन्होंने की थी, न्यूलैंड ने। तो इसको आप जो है याद करना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मेंडलीव। इन्होंने जो है इन्होंने किस बेस पे इसको अरेंज किया था, अरेंज्ड एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। तो इसको याद रखना। और देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया वही हमारा सबसे सही माना जाता है, जिसको अभी हम स्टडी भी करते हैं। वो क्या है, 7 पीरियड्स होते हैं इसमें, यानी जिसको हम हॉरिजॉन्टल रो बोलते हैं, और 8 ग्रुप होते हैं, यानी 8 यहाँ पे ग्रुप होते हैं जिसको हम वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। 8 ग्रुप जिसको हम वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डोवेनियर, जिन्होंने ट्रायड के बारे में बात किया था। अब ये ट्रायड क्या है, इसके बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे कि ये ट्रायड मतलब ये कहना क्या चाह रहे थे, ये ट्रायड का मतलब क्या है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ट्रायड इन्होंने बनाया था, तो वो हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज एटॉमिक नंबर विच इज ग्रेटर देन सोडियम। यानी कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सोडियम से ग्रेटर है। तो ये तो इजी ही होगा। पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक है हमारा फॉस्फोरस, एक है फ्लोरीन, एक है बोरॉन, एक है बेरिलियम। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्या था, फ्लोरीन। तो आप सीधा सा क्या मतलब, ये तो हमको पता ही है, फ्लोरीन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फॉस्फोरस क्या होता है, 15। तो 9 से बड़ा क्या है, 15 है। और बोरान, बेरिलियम क्या है, 4 है। बोरान क्या है, 5 है। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका हो गया, फॉस्फोरस का हो गया, सिंपल। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये क्या हो गया, फॉस्फोरस। यानी यहाँ पे आपसे सिंपली जो है एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा गया है। तो एटॉमिक नंबर आपको 1 to 30 एकदम टिप्स पे होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए, द साउंड वेव्स ट्रेवल द स्लोएस्ट इन। यानी जो साउंड वेव होता है वो सबसे स्लोली कहाँ पे ट्रेवल करता है, ये आपको बताना है। तो ये सीक्वेंस आप जो है लर्न कर लीजिए। जो सॉलिड होता है, जो साउंड होता है वो सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रेवल करता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद एयर में, उसके बाद अगर देखें यहाँ पे एयर हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर। तो याद रखना लिक्विड क्या है, पानी है। पानी के बाद हम हवा की बात कर रहे हैं, यानी ये कैसा होगा, मॉइस्ट एयर होगा। इसके बाद जो आएगा वो होगा हमारा ड्राई एयर।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो साउंड है वो सबसे स्लोली कहाँ पे ट्रेवल करता है, ड्राई एयर में। यानी यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको जो है आप याद रखना, क्या हो जाएगा, साउंड वेव्स ट्रेवल द स्लोवेस्ट इन ड्राई एयर। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए वो वैक्यूम यानी जहां पे कोई भी मीडियम नहीं है तो वहां पे साउंड की स्पीड क्या होती है, साउंड की स्पीड क्या होती है, ये आप हमको बताएंगे कि वैक्यूम की बात अगर हम करते हैं जहां पे नो मीडियम, कोई भी मीडियम नहीं है तो वहां पे साउंड की स्पीड क्या होगी, साउंड की स्पीड क्या होगी, 3 × 10⁸ या फिर 332 मीटर पर सेकेंड। इसको आप जो है हमको कमेंट करके बताना कि साउंड की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है, होती भी है या नहीं होती है, जो भी होगा आप बताएंगे हमको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। यानी जो डाल्टन एटॉमिक थियरी था उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया। तो देखिए उनका जो जो स्टेटमेंट था उससे जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये था कि इन्होंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन्होंने नहीं बताया था। तो इन्होंने क्या क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो इन्होंने तो कुछ पॉइंट बताया था जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो हम उस पॉइंट को आपको अभी दिखाते हैं कि किस बेस पे हम बोल रहे हैं कि इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन ये सब दिया था। तो ये देखिए इनका जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट था वो ये था, डाल्टन्स थियरी पोस्टुलेट्स that the net mass of the involved species in a chemical process is preserved। यानी जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जितना उसमें प्रोडक्ट यूज होता है उतना ही वहां पे जितना वहां पे रिएक्टेंट यूज होता है उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यानी किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो इन्वॉल्व स्पीसीज है वो क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। सिंस इज एसर्ट दैट एटॉम कैन नॉट बी फॉर्म और डिस्ट्रॉयड। और इससे हम ये पता लगाते हैं कि जो एटॉम है वो ना तो फॉर्म किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एज अ रिजल्ट दिस पोस्टुलेट एक्सप्लेन हाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वर्क। और इससे हम ये पता लगाते हैं कि किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मास वर्क करता है, ये मतलब होता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट दैट द मास रेशियो ऑफ द सेकेंड एलिमेंट that mix with a fixed mass of the first element will always be ratio of tiny whole integer। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना। यानी इस पॉइंट से हमको क्या पता चलता है कि ये जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये अलग से 4-5 नियम है। तो इसको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में इसको भी जो है बता दूंगी। तो अभी बस एक आइडिया ले लीजिए कि किस बेस पे हम कह रहे हैं कि इनका जो पोस्टुलेट था ये सारे नियम वहां पे लागू होते हैं। अब देखिए थर्ड क्या है, डाल्टन बेस्ड हिज हाइपोथेसिस ऑन द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड कांस्टेंट कंपोजिशन। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल एटम। यानी ऐसे एटम जो कि डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ हिज थियरी, द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस थियरी स्टेट दैट द मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एटम इन अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर द सेम। इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। एटॉमिक हाइपोथेसिस ऑफ डाल्टन्स 4 कंक्लूजन। इनके 4 कंक्लूजन क्या थे जो कि एनसीईआरटी के लाइन है, क्या क्या है, एटम्स मेकअप ऑफ ऑल मैटर। यानी जो एटम्स होते हैं ये मैटर्स के बने होते हैं। एटम्स आर अनब्रेकेबल यानी अनडिविजिबल। जो एटम होते हैं इनको ना तो तोड़ा जा सकता है ना मतलब डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन टू क्रिएट कंपाउंड्स। इन्होंने बताया कि बहुत मतलब 2 या 2 से अधिक डिफरेंट कंपाउंड कंबाइन होते हैं तो ये मतलब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। एटम्स आर रीअरेंज ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। जो एटम्स होते हैं जब केमिकल प्रोसेस होता है तो वो वहां पे रीअरेंज होते हैं। तो इसको भी जो है इन्होंने बताया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डू इलेक्ट्रॉन्स मूव फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कब फ्लो करते हैं चार्जेस के रूप में। तो क्या हो जाएगा, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर। यानी यहाँ पे कोई भी प्रेशर में इलेक्ट्रिकल प्रेशर का कोई भी डिफरेंस नहीं होता। व्हेन द चार्जेस स्टॉप फ्लोइंग,
जब चार्ज जो है बहना रुक जाता है यानी फ्लो करना स्टॉप हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो याद रखना जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रेशर में डिफरेंस होता है तब जो है इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता है। तो इसको आप जो है याद रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम जो है 90 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, ये टिप्स ट्रिक्स सब कुछ समझ में आ रहे होंगे, पसंद भी आ रहे होंगे। तो अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।